नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां से बीजेपी नेता विद्या रानी भगवा पार्टी का साथ छोड़ नाम तमिलर काची में शामिल हो गई हैं। बता दें कि नाम तमिलर काची यानी एनटीके ने विद्या को कृष्णागिरी सीट से मैदान में उतारा है। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा ना होने पर विद्या ने पार्टी बदल ली और अब वे एनटीके के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को विद्या के पार्टी से अलग होने का बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विद्या लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और बीजेपी की तमिलनाडु की यूथ विंग की उपाध्यक्ष रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। तमिलनाडु के अलावा भाजपा को महाराष्ट्र में भी झटका लगा है। यहां से बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीजेपी ने माड़ा लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह निम्बालकर को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी वजह से नाराज धैर्यशील मोहिते पाटिल ने बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद पुणे में उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की, जिसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है कि वह एनसीपी शरद पवार खेमे में शामिल हो सकते हैं और माड़ा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कांग्रेस दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस आला कमान ने तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। इसमें उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज के नाम शामिल हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी आज शुक्रवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन इस बीच सूत्रों का कहना है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक खेमा लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नामों से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। समझौते के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही अपने चारों प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की एक अदालत के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीन कार्यरत अधिकारी YVVJ राजशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि अधिकारियों के खिलाफ गोविंदपुर में राजस्व पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि राजस्व पुलिस प्रणाली केवल उत्तराखंड में ही लागू है, जो जिला प्रशासन के अधीन काम करती है। यह मामला स्कैम के सबूतों को चोरी करने से जुड़ा हुआ है। एक गैर सरकारी संगठन प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। फाउंडेशन ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने 14 फरवरी को डाडाकाडा गांव में उसके द्वारा संचालित विद्यालय में 4 व्यक्ति भेजे, जिन्होंने प्लीजेंट वैली फाउंडेशन के संयुक्त सचिव के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सबूतों वाली फाइल, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव लूट कर ले गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रत्याशी आज 12 अप्रैल से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी के सामने फंड की समस्या आ रही है, जिस वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीदवारों का समर्थन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से यह वित्तीय संकट पैदा हुआ है, लेकिन भले ही कांग्रेस की राह में बीजेपी बाधा उत्पन्न कर रही हो, इसके बावजूद भी हम स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारे लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश की गई, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए और सार्वजनिक फंड के माध्यम से हमने जो धन एकत्र किया था वह 300 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री द्वारा चुरा लिए गए। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने फरवरी में कांग्रेस के 4 प्रमुख बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे।
लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा घटनाक्रम में तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र के एक चुनाव अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर पर डीएमके उम्मीदवार ए राजा के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पी सरवनन ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर एम अरुणा उन्हें परेशान कर रही थीं और व्यक्तिगत रूप से ए राजा के प्रत्येक खर्च को देख रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणा ए राजा के पक्ष में लेखांकन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं और डीएम के उम्मीदवार के प्रति अरुणा के पक्षपात का समर्थन नहीं करने की वजह से चुनाव अधिकारी सरवनन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर एम अरुणा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पीएम मोदी यहाँ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस रैली में सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की आशंका के मद्देनजर रैली में शामिल होने वाले लोगों और सुरक्षा कर्मियों के लिए एडवाइजरी और एसओपी जारी की है। अधिकारियों ने बताया कि रैली के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के तहत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विस्तृत तैनाती की जाएगी और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त जांच चौकियां स्थापित करने के साथ ही जम्मू उधमपुर राजमार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के रिश्तों पर कहा है कि चीन के साथ तत्काल बात करके सीमा विवाद सुलझाया जाना चाहिए। पीएम मोदी का यह इंटरव्यू इस समय काफी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं अब इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास चीन को कड़ा संदेश देने का मौका था, लेकिन उन्होंने बहुत कमजोर और प्रभावहीन रिस्पॉन्स दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक को दिए अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। चीन बार बार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री की एकमात्र टिप्पणी यही थी कि हमारी सीमा पर लंबे समय से चल रही स्थिति को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है ताकि द्विपक्षीय बातचीत में असामान्यता को पीछे छोड़ा जा सके। इस साल भीषण गर्मी पड़ने के अनुमान को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारों से मिलकर काम करने की भी अपील की। बैठक में आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ओआरएस और पीने के पानी की उपलब्धता की तैयारियों की समीक्षा की गई। एक सरकारी बयान में कहा गया कि साल 2024 में उम्मीद से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। इस साल ही देश में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में हालात को देखते हुए ये लगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एडवाइजरी को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना चाहिए ताकि इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। रूस ने अपने ताज़ा हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव के एक बड़े पावर प्लांट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बता दें कि ट्रिपिलिया पावर प्लांट कीव सहित यूक्रेन के 3 बड़े क्षेत्रों के लिए बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक था। ऊर्जा कंपनी सेंटरनेर्गो ने पावर प्लांट की क्षति की पुष्टि की है। कंपनी के चेयरमैन एंड्री होटा ने कहा कि तबाही का स्तर भयावह है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह हुए रूसी हमलों ने ट्रांसफार्मर, टरबाइन, जनरेटर को नष्ट कर दिया है। इन हमलों ने ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आईपीएल 2024 का 25वां मुकाबला कल गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच को मुंबई ने 7 विकेट से जीत लिया है। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी मुंबई की टीम ने 15.3 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 12 अप्रैल को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 74,800 पर आ गया है।
बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 354 अंक ऊपर 75,038 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 127 अंक नीचे 48,860 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।